हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर सेकंड है इसका कंप्यूटर का। तो पहले सेशन में हमने एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो आज ये हमारा सेकंड सेशन है इसका। तो आज के इस सेशन में हम एक तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस करेंगे और एक क्विक रिवीजन भी हम इसमें करेंगे। तो पहले सेक्शन में हमने हार्डवेयर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है, मेमोरी वगैरह वो सारा हमने उसमें कवर किया था, उसका एक क्विक रिवीजन किया था हमने। तो आज के इस लेक्चर में हम एक क्विक रिवीजन भी करेंगे सॉफ्टवेयर का, इंटरनेट, इसी तरह ईमेल, जो भी आपके सिलेबस में मतलब बचे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसके उनके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे जो कल के लेक्चर में रह गए थे, ठीक है। तो इससे पहले हमने बाकी टॉपिक्स पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस लाए हैं, जम्मू एंड कश्मीर जीके या इंडियन जीके पे, इसी तरह साइंस पे भी लाए हैं। तो आप ज़रूर वो देखें ताकि आपको इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके JKSB सुपरवाइज़र, पटवारी या जितने भी एग्जाम्स आपके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ हमारी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को आप शेयर करें तो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो देखिए, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने मेमोरीज जो हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी, वो हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, वो सारा कुछ, SRAM, DRAM, तो वो सारा हमने उसमें डिस्कस किया था। लेकिन उसमें से मतलब एक दो पॉइंट जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो आपका वर्चुअल मेमोरी जो है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और उसके साथ फ्लैश मेमोरी और यूनिट्स ऑफ मेमोरी जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले वर्चुअल मेमोरी की बात करेंगे तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग अवेलेबल मेमोरी बाय यूटिलाइजिंग द हार्ड ड्राइव स्पेस। देखिए यहाँ पे होता है क्या, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है कौन, CPU आपका, और इस रैम का जो कैपेसिटी है मान लीजिए आप, वो क्या होगी, वो यहाँ पे फिल होगी। तो अब इसमें कोई बाकी स्पेस जो है वो रही नहीं है। तो इसलिए ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो जो यहाँ पे कुछ डेटा होता है वो इसको कहाँ भेजता है, वो इसको भेजता है आपकी हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव में। और यहाँ पे जो फिर खाली हो जाती है स्पेस, तो उसमें जो है फिर बाकी डेटा इसमें आ जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो यही है यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक इल्यूजन जैसा क्रिएट होता है यूज़र के लिए कि जो यहाँ पे मेमोरी का साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रैम का साइज़। तो यह है यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी। तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, when RAM is at capacity, the computer temporarily transfers some data to the hard drive to make room in the RAM for different programs, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। दिस मेथड एनहेंसेस कंप्यूटर परफॉर्मेंस व्हेन रनिंग न्यूमरस प्रोग्राम। देखिए इससे क्या होता है, इससे जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो इससे बढ़ जाती है, ठीक। जब यानी कि बहुत सारे न्यूमरस प्रोग्राम्स आपके रैम में क्या है वो रन कर रहे होते हैं, तो तब क्या करता है ये, अब जो ये मेमोरी जो होती है, कौन सी, रैम में से कुछ प्रोग्राम जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं आपके हार्ड ड्राइव के स्पेस में, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपकी जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो ये है हमारी मतलब जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। क्या होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। और ये क्या होती है? ये होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल यानी कि नॉन वोलेटाइल का मतलब मैंने समझा आपको कल, अगर यहाँ पे पावर सप्लाई जो क्या है ऑफ हो जाएगी तो जितना भी डेटा इसमें होगा वो इरेज नहीं होगा, तो वो इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकली हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, फिर रीराइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव को हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डेटा क्या कर सकते हैं, फीड भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह बाकी भी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं USB ड्राइव्स है। इसी तरह मेमोरी कार्ड जो है आपके कैमराज में लगते हैं, कैमराज में हम वो यूज़ करते हैं या मोबाइल फोन में भी यूज़ करते हैं। तो वो सारे क्या है, वही फ्लैश मेमोरी। तो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, विच आर द फॉलोइंग इज फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे याद रखें, एक तो पेन ड्राइव या USB ड्राइव, इस तरह मेमोरी कार्ड जो है ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके फ्लैश ड्राइव्स होते हैं। और क्या होते हैं ये होते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ठीक है। इट इज एक्स्ट्रा रिलायबल एंड फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स। तो ये क्या होते हैं, एक तो रिलायबल होते हैं और फास्टर भी होते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और क्या है, और नॉन वोलेटाइल भी होती है, कौन, फ्लैश मेमोरी। देखिए
अब अगर हम यहाँ पे मेजरमेंट्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स हम देखेंगे, यानी कि मेमोरी जो है इसको हम मेजर किन यूनिट्स में करते हैं। देखिए अगर हम बिट देखेंगे, बिट क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिट क्या है, बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। और बिट क्या होता है, ये होता है 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1, 0, 1 जो यानी कि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड क्या करता है, 0 एंड 1, इसको कहते हैं बाइनरी, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ये डेटा मतलब क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। और 0 और 1 को ही कहा जाता है बिट। और बिट क्या है, ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, मेजर डेटा स्टोर इन ए मैन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, वो है बिट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बिट बाइट नहीं है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे निबल, एक और यूनिट है निबल। निबल तो निबल किसके बराबर होता है, निबल होता है बराबर 4 बिट्स के बराबर, यानी कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, बिट कैन हैव एनी कैन हैव ओनली 1 बाइनरी वैल्यू आउट ऑफ 0 एंड 1, यानी कि या बिट हो सकता है 0 के बराबर या हो सकता है 1 के बराबर। यानी कि अगर हम लिखेंगे एक बिट का मतलब है या 0 या इसका मतलब है या 1। ठीक है, और इसके बगैर ये कोई वैल्यू लेता नहीं, यानी कि सिर्फ 0 एंड 1 में ही होता है इसका वैल्यू। उसके बाद एक और है, वो है बाइट। तो इट इज द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा। तो अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या है, वो है बाइट। तो इट कंटेन्स 8 बिट्स और इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दस बाइट कैन रिप्रेजेंट 2 रेज़ टू पावर 8, ये 2 रेज़ टू पावर 8 वो किसके बराबर है, यानी कि 256 वैल्यूज, यानी कि 256 वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए बिट की फुल फॉर्म क्या है, बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये कभी कभार पूछा जाता है, यानी कि बिट की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, वो है बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। इस तरह केबी का है किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, इस तरह जीबी गीगाबाइट। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अभी आपने देखा जो किलोबाइट है, किलोबाइट 1 KB ये होता है किसके बराबर, 1024 बाइट्स, 1024 बाइट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 मेगाबाइट, 1 MB किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 1024 किलोबाइट्स। इसी तरह अगर हम अब देखेंगे 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट, वो होता है 1024 मेगाबाइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, 1024 आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा अगर हम यहाँ पे देखेंगे योटाबाइट, उसके बाद जीटाबाइट, इसी तरह एक्साबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, और फिर बाइनरी डिजिट यानी कि बिट। तो बिट क्या है, बिट है स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, ये थे मेजरमेंट्स ऑफ मेमोरी। तो इसके बाद देखते हैं हम, देखिए अब है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर जो है ये क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे मोटा मोटा पहले मैं आपको समझाऊंगा, आपका जो कंप्यूटर है इसमें क्या क्या होता है, एक तो आपका हार्डवेयर होता है और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ह्यूमन्स के साथ, देखिए अगर जो ह्यूमन्स जो थे, ह्यूमन्स की बॉडी जो होती है, आप बॉडी मान लीजिए ये क्या है, ये है हार्डवेयर। ह्यूमन्स की बॉडी है हार्डवेयर, यानी कि आइज, ईयर्स, इसी तरह लेग्स, आर्म, वो सारा क्या हार्डवेयर। देखिए वो हार्डवेयर यानी कि इंसान की बॉडी तब तक यूजलेस है जब तक उसमें साउल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, साउल नहीं होगा। जब इंसान की बॉडी में साउल होता है तब ही वो हर कोई फंक्शन कर पाता है, यानी कि हर कोई काम वो कर पाता है, पढ़ पाता है, कोई काम कर पाता है। किसकी वजह से, साउल की वजह से। और अगर इस बॉडी में ये साउल नहीं होगा तो ये बॉडी जो है ये यूजलेस बन जाती है। इसी तरह है हमारे कंप्यूटर का, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर इज नथिंग विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर कुछ नहीं कर पाएगा सॉफ्टवेयर के बगैर, जब तक इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ये क्या, ये कंप्लीमेंट्री होती है, कंप्लीमेंट्री। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का भी कोई काम नहीं है जब तक इसके पास यानी कि जब तक हार्डवेयर में ना जाए। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ये साउल ऑफ हार्डवेयर है, यानी कि इसी की वजह से हर कोई फंक्शन जो है, यानी कि कंप्यूटर जो भी फंक्शन करता है, कैलकुलेशन करता है, कोई भी एग्जीक्यूशन करता है, मतलब कोई भी डेटा जो प्रोसेस करता है, वो किसकी वजह से करता है, इसी सॉफ्टवेयर की वजह से करता है। यानी कि जो भी आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, उनको यही सॉफ्टवेयर जो है काम करवाता है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई भी फंक्शन जो है कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम PDF फाइल बनाते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो सारा किसकी वजह से होता है, वो सारा होता है इस सॉफ्टवेयर की वजह से। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या आप यहाँ कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वही इंस्ट्रक्शंस जो है वही इस हार्डवेयर को गाइड करते हैं कि आपको कौन सा फंक्शन करना है। दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स एक कंप्यूटर को क्या करते हैं, रन करते हैं, तो उनको हम कहते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड,
वर्ड की वजह से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कोई भी फाइल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसी तरह पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट की वजह से हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि एक कंप्यूटर तब तक ये वर्ड फाइल नहीं बना सकता जबकि हमारे पास एक MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल म्यूजिक चलाना है, यहाँ पे कोई वीडियो बनाना है, जब तक वीडियो बनाने का सॉफ्टवेयर नहीं होगा हमारे पास या म्यूजिक सुनने का सॉफ्टवेयर नहीं होगा हमारे पास, तब तक ये हार्डवेयर मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर कैन भी देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, तो मेनली होते हैं 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर। एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मेनली अगर हम यहाँ पे देखें, मेनली तो बताया जाता है कि इनकी 2 ही कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है ये कभी कभार हम इसको इसके अंडर भी रखते हैं, किसके सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ही रखते हैं। लेकिन मेजर जो है, मेजर आप यहीं पे 2 ही याद रखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, ये 2 कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए पहले हम यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात करेंगे। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर। जो मेन सॉफ्टवेयर जो है ये यानी कि जो फंक्शनल बनाता है किसको, एक कंप्यूटर को, यानी कि एक हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर, वो है यही सिस्टम सॉफ्टवेयर। देट रनस कंप्यूटर, यानी कि जिसकी वजह से जो कंप्यूटर जो है वो रन करता है। देखिए उसके बाद फिर एडिशनल कुछ काम कराने हैं हमें कंप्यूटर से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई PDF फाइल बनानी है या डॉक्यूमेंट कोई बनाना है या कोई फाइल शेयर करनी है, ठीक है, या कोई ईमेल मतलब क्या करना है, भेजना है। तो उसके लिए फिर अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, यानी कि वो फिर दूसरे एक्स्ट्रा वर्क हम कहेंगे, एक्स्ट्रा काम करता है कौन, मतलब कंप्यूटर। उसके लिए दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर जो है वो फंक्शनल बन जाता है। When you turn on your computer, जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, इट एक्टिवेट्स द हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स देयर फंक्शन। देखिए जब भी हम अपना टर्न ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो यही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये एक्टिवेट करता है हमारे हार्डवेयर को, यानी कि हमारे CPU को एक्टिवेट करता है, हमारी आउटपुट डिवाइस, हमारी इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, उन सबको ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उनकी फंक्शंस, ठीक है। तो वो सारा काम जो है, वो सारा काम यही सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है उनको भी यही कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए जो मेन एग्जांपल है इसकी किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी बहुत सारे हैं, तो मेन जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही जो हमारा कंप्यूटर जो है वो फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट वर्क्स एज एन इंटरफेस टू एनेबल द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। देखिए जब भी कोई यूजर कम्युनिकेट करता है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, तो ये किसकी हेल्प से करता है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यहाँ पे एक्ट एज करता क्या है, इंटरफेस, यानी कि टू एनेबल द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो इसी की वजह से जो है यूजर कम्युनिकेट कर पाता है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, कम्युनिकेट, ठीक है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, ये मैनेज करता है। देखिए अगर आप कोई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ये आप करेक्ट करेंगे, और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वहां पे आप करेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये सारा किसके अंडर आता है, ये सारा अगर हम देखेंगे ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस मतलब साथ साथ में नहीं होंगे, या तो ऑप्शन में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, यही करता है मैनेज, यानी कि कोऑर्डिनेट करता है हमारे हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। कॉमन देखिए जब तक कि हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, अगर हम उसमें कोई और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे ना, वो तब तक फंक्शन नहीं कर पाएगा जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्योंकि यही इसको कंप्यूटर को मेनली फंक्शनल बनाता है। उसके बाद जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, यानी कि जैसे वर्ड का है, इसी तरह आपके पावर पॉइंट का है, इसी तरह स्प्रेडशीट का है, उन सब को यही फंक्शनल बनाता है। एक तो आपके हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है और आपके सॉफ्टवेयर को, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, देखिए जो हम कॉमनली यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज, जैसे कि विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, विंडोज 11 है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ही, इसी तरह लिनक्स है, इसी तरह एप्पल का मैकिंटोश है, इसी तरह लिनक्स है, इसी तरह यूनिक्स है, ये सारे क्या है, ये सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें फिर कुछ होते हैं ओपन सोर्स और कुछ होते हैं प्रोप्राइटरी, वो आपको यहाँ पे याद रखना। जो विंडोज जो है ये ओपन सोर्स नहीं है, क्या है, ये प्रोप्राइटरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स क्या है, लिनक्स है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये अलग टॉपिक है फिर, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये एग्जांपल यहाँ पे याद रखनी है, विंडोज, लिनक्स और एप्पल का क्या, मैकिंटोश, ये क्या है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
तो और भी कुछ है, क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे बियोस है और बूट प्रोग्राम है। बियोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए जब भी आपका जो कंप्यूटर जो है पावर ऑन होता है, तो यही बियोस ये कहाँ पे रिजाइड करता है, ये होता है किसमें, रोम में होता है, ये मैंने आपको कल बताया। तो इसी की वजह से जो है कंप्यूटर जो ऑन मतलब ऑन होता है, तो वो सारा काम जो है वो कौन करता है, वो यही बियोस करता है। तो इट इज स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको याद रखना है, विच इज स्टोर्ड इन रीड ऑनली मेमोरी। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में ये स्टोर होता है, लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पे कौन होता है, मदरबोर्ड जो है रैम रोम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये होते हैं लोकेटेड आपके मदरबोर्ड पे। तो यह भी आपको यहाँ पे याद रखना है। However, in advanced computer system, it is stored in flash memory। तो जो हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वहाँ पे ये फ्लैश मेमोरी में भी मतलब स्टोर किए जाते हैं, लेकिन मेनली जो है यहाँ पे रोम आप याद रखना है। BIOS is the first software that gets activated when you turn on your computer system। देखिए जब भी हम कोई अपना कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, ऑन करते, तो BIOS जो है ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो है यही है, BIOS जो क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है, कब, जब हम पावर ऑन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर। इट लोड्स द ड्राइवर्स ऑफ द हार्ड डिस्क। तो एक ये ड्राइवर्स क्या करता है, लोड करता है इनटू मेमोरी, एज वेल एज असिस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इटसेल्फ इनटू द मेमोरी। तो यही बियोस जो है ये असिस्ट करता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, टू लोड इटसेल्फ इनटू द मेमोरी, ताकि ये किसमें, मेमोरी में लोड हो जाए, उसके बाद जो कंप्यूटर जो है वो रेडी हो जाए फंक्शनिंग के लिए। तो पहला सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिवेट कौन होता है, वो होता है यही बियोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है, ये आप याद रखें। तो इसके बाद है बूट प्रोग्राम। बूट रेफर्स टू स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो बूट की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, बूट का मतलब क्या है, बूट का मतलब होता है सिस्टम का कंप्यूटर का स्टार्ट होना, यानी कि जब भी हमारा कंप्यूटर जो क्या होता है स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग या बूट प्रोसेस हम इसको कहते हैं। When you switch on the computer, the commands in the ROM are executed automatically to load the boot program into the memory and execute its instructions। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, जब हम अपना जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑन करते हैं, तो कमांड्स जो होते हैं किसमें, द कमांड्स इन द रोम, जो भी कमांड्स होते हैं रोम में वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली टू लोड द बूट प्रोग्राम इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मोटा मोटा याद रखना है। The BIOS program has a basic set of commands that enables the computer to perform the basic input-output instruction to start the computer। देखिए तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तब कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे फंक्शनिंग करता है, मतलब BIOS और बूट प्रोग्राम जो है यही हेल्प करते हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंप्यूटर एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और BIOS कहाँ पे रिजाइड करता है, इट इज़ मतलब लोकेटेड इन दी रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद इसी तरह असेंबलर है। असेंबलर का रोल क्या है, ये कन्वर्ट करता है किसको, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में। इट प्लेज द रोल ऑफ कन्वर्टर एज इट रिसीव्स बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट देम इनटू पैटर्न ऑफ बिट्स। यानी कि पैटर्न ऑफ बिट्स का मतलब क्या है, यानी कि जीरो एंड वनस, और जीरो एंड वनस को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, जीरो एंड वनस जो है इनको ही कहा जाता है मशीन लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जो मशीन जो है एक्सेप्ट करेगी, यानी कि अंडरस्टैंड करेगी। तो वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ जीरो एंड वनस। तो इस वजह से मशीन लैंग्वेज यही होती है, जीरो एंड वनस। तो असेंबलर क्या करता है, ये करता है कन्वर्ट किसको, असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज एक मिड लेवल लैंग्वेज है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन टाइप्स के हैं, लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये है मिड लेवल लैंग्वेज। तो इसी असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज ही क्या करती है, इसमें आते हैं जीरो एंड वनस, जो कि आपका कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो फंक्शनल बनाता है किसी भी हार्डवेयर को। फॉर एग्जांपल आपको मतलब प्रिंट करना कोई डॉक्यूमेंट, आप कनेक्ट करोगे प्रिंटर किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। देखिए वो प्रिंटर तब तक मतलब वर्क नहीं करेगा जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर, उसका ड्राइवर जो है लोड नहीं होगा किसमें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इसी तरह अगर आपका माउस के ड्राइवर अलग होता है, इसी तरह कीबोर्ड का ड्राइवर अलग होता है। तो ड्राइवर क्या होता है, यानी कि ये इसको एक्टिवेट करता है, आपके हार्डवेयर को एक्टिवेट करता है, यानी कि इसका होना जो है जरूरी है। यानी कि दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर, यानी कि आपके हार्डवेयर को ये कंट्रोल करता है कनेक्टेड टू कंप्यूटर। यानी कि हार्डवेयर में क्या क्या आता है, आपका मॉनिटर आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे। इट एनेबल्स द कंप्यूटर टू यूज हार्डवेयर, यानी कि इसी की वजह से जो है जो हार्डवेयर जो है मतलब यहाँ पे यूज होता है। और अगर ये डिवाइस ड्राइवर, यानी कि हर किसी डिवाइस का जो ड्राइवर अलग होता है, जब तक कि वो डिवाइस ड्राइवर उसमें नहीं होगा तब तक वो हार्डवेयर जो है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये किसी पर्टिकुलर, अगर हमें कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यहाँ पे रन करनी होगी तो उसके लिए आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वहाँ पे रिक्वायर्ड मतलब होता है, यानी कि स्पेसिफिक टास्क अगर हमें कोई भी करनी है। फॉर एग्जांपल कुछ मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई मुझे कुछ टाइप करना है, तो उसके लिए मुझे या तो एम एस वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किसके अंडर आते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये सारे क्या है, ये तीनों है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई चार्ट बनाना है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, मुझे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे आपका एक्सेल है, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। इसी तरह मल्टीमीडिया के लिए वीएलसी प्लेयर है, मुझे गाना सुना है, मुझे मूवी देखनी कोई, ठीक है, तो उसके लिए क्या है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यही याद रखना, जब भी कोई स्पेसिफिक टास्क आपको करनी होगी, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा, कोई प्रेजेंटेशन बनानी होगी, कोई भी ऑडियो वीडियो सुनना होगा, ठीक है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर काम के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम क्या करते कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक नहीं चलेगा जब तक कि हमारे सिस्टम में जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, यानी कि कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो ठीक है, तो मेन सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जब फिर हमें कोई पर्टिकुलर क्या करनी होगी, फंक्शन मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करनी होगी, तो उसके लिए हम फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यानी कि वो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बिजनेस जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे क्या है, CRM यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये सारे क्या, ये सॉफ्टवेयर हैं सारे। तो ये किस में आते हैं, रिक्वायर्ड अकाउंटिंग और बिलिंग में, तो ये यूज़ होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन एंड फंक्शन, अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और फंक्शनिंग देखेंगे। इसकी मेन फंक्शनिंग हमने अभी अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है, एक तो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है आपके हार्डवेयर को, यानी कि हार्डवेयर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड 0 and 1 विच डज नॉट मेक एनी सेंस टू द नेटिव यूज़र। यानी कि देखिए जो कंप्यूटर है वो क्या सिर्फ समझता है 0 and 1, लेकिन हमें वो समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ किसको आता है समझ, ये सिर्फ आता है समझ एक कंप्यूटर को। हम तो हम क्या करते हैं, हम इसी को कन्वर्ट करते हैं फिर, यानी कि हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज हमारी होती है, यानी कि C++, ये सारी क्या, हम इनमें क्या लिखते हैं प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को फिर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, किसके द्वारा, सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं प्रोग्राम ट्रांसलेटर्स, यानी कि जैसे आपका कंपाइलर है, इसी तरह इंटरप्रेटर है आपका, इसी तरह असेंबलर जो है ये आपका। तो ये क्या करते हैं, ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी है सॉफ्टवेयर, इनको कहा जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। We need a system which can act as an intermediary and manage all the processes and resources present in the system. In operating system can be defined as, तो ये क्या, ये act as करता है इंटरफेस, ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखनी है। It acts as the interface between user, यानी कि यूजर एंड हार्डवेयर। तो अगर ये नहीं होगा तो इस अगर देखिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हार्डवेयर से कोई भी काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी हार्डवेयर को फंक्शनल बनाना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मस्ट है। तो इसी वजह से हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कोई भी यहाँ पे फंक्शन करवा सकते हैं, किससे, हार्डवेयर से, यानी कंप्यूटर से। तो इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस हम करवाते हैं CPU से या प्रोसेसर से या कंप्यूटर से हम कहेंगे, तो वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि रिसोर्स एलोकेशन, CPU मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारा कौन करता है, ये सारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए, एक तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट, कोई भी प्रोसेस हमें करना है उसका मैनेजमेंट, इसी तरह प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को कैसे मैनेज कर रहा है, CPU शेड्यूलिंग, ठीक है, किस प्रोसेस को पहले करना है, प्रायोरिटी किसको देनी, किस फंक्शन को प्रायोरिटी देखनी है, इसी तरह फाइल मैनेजमेंट, इसी तरह सिक्योरिटी का सारा कुछ ये कौन देखता है, ये सारा जो है ये सारे फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो आई होप यहाँ अब तक आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे आप हम कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहला क्या है, पहले मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी कि इसका मतलब है जब हम एक ही मतलब प्रोसेसर पे, यानी कि एक ही कंप्यूटर के पे मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या मतलब है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि एक ही कंप्यूटर में जो है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स यहाँ पे होंगे,
और इस वजह से क्या होगी, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे 2 प्रोसेसर हैं, सो देयर आर मोर देन 1 प्रोसेसर प्रेजेंट इन सिस्टम विच एग्जीक्यूट मोर देन 1 प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा फिर प्रोसेसेस यहाँ पे रन होती हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेसर जो है ये मतलब कुछ और यहाँ पे प्रोग्राम्स रन करेगा, ये कुछ और प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। दिस विल इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। इससे क्या होगा, इससे थ्रूपुट सिस्टम का बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी जो वर्क है, यानी कि ये डबल वर्क यहाँ पे कर सकता है किससे, सिंगल, अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो मल्टी प्रोसेसिंग, और इसका क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग एक ही प्रोसेसर होता है, और एक ही प्रोसेसर जो है यहाँ पे कंकरेंटली बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है, यहाँ पे मोर देन 1 जो है प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक। और उस वजह से क्या है, फिर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस रन की जाती है, ठीक है। तो यह डिफरेंस इनमें। फिर इसी तरह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग क्या ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एनेबल्स मल्टीपल प्रोग्रामर्स साइमल्टेनियसली। अगर हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग जो है ये मतलब लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे भी जो है हम बहुत सारे प्रोग्रामर्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे रन कर सकते हैं। इट अलाउज ए यूजर टू परफॉर्म मोर देन 1 कंप्यूटर टास्क एट द सेम टाइम, यानी कि एट द सेम टाइम हम बहुत सारे टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ईमेल भी भेज रहे हैं और वेब ब्राउजिंग भी हम कर रहे हैं और कोई वर्ड फाइल भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं। तो इसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर सुटेड टू सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल यूजर्स को भी यहाँ पे ये सपोर्ट करता है, कौन, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि देखिए जब आपका जो डेडलाइन होगा टाइम का, यानी कि पर्टिकुलर कोई फंक्शन होगी आपको, आप ये किसी मतलब क्या करना है, मतलब डेडलाइन विद इन सम सर्टेन डेडलाइन जो है या आपको फिनिश करनी है, कोई भी परफॉर्म या कोई भी टास्क जो है परफॉर्म करनी है। तो उस टाइम जो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वो होता है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देखेंगे रियल टाइम की, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू रेस्पॉन्ड इन इवेंट विद इन द प्री डिटरमाइनेड टाइम, यानी कि प्री डिटरमाइनेड टाइम जो है उसमें क्या होता है, उसी के अंदर अंदर जो हमारी टास्क है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि इन रियल टाइम सिस्टम्स ईच जॉब कैरीज अ सर्टेन डेडलाइन विद इन विच द जॉब इज सपोज टू बी कंप्लीट, यानी कि जिस डेडलाइन के अंदर अंदर हम सपोज करते हैं कि ये जॉब जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज द ह्यूज लॉस विल बी देयर एंड इवन इफ द रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड इट विल कंप्लीटली यूजलेस। यानी कि देखिए अगर इस टाइम लाइन के बाद फिर हमें रिजल्ट मिला तो फिर यूजलेस बन जाता है, उसका फिर कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे डेडलाइन जो है टाइम की वो ज़रूरी है, और इस डेडलाइन के बाद अगर हमें रिजल्ट मिलेगा तो फिर वो बन जाता है यूजलेस एंड दैट विल बी द ह्यूज लॉस। द एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम एग्जिस्ट, देखिए मिलिट्री एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे जो टाइम लाइन जो है ये डेडलाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे कंट्री है, इसको यहाँ पे किसी कंट्री को अटैक करना है, तो ये क्या होना चाहिए, ये रियल टाइम बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये मतलब डेडलाइन के बाद रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे तो इसको क्या फ़ायदा आएगा, तो यूजलेस बन गया है। तो ये मतलब समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप ए मिसाइल देन द मिसाइल इज सपोज टू बी ड्रॉप्ड विद इन स्पेसिफिक सर्टेन प्रिसिशन, ठीक है। तो आपको ये आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप भूल जाए फर्म रियल जो है या आप भूल जाए। तो मेन जो है इसके हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो हार्ड रियल टाइम जो है इसमें क्या होता है, इसमें टास्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट विद इन स्पेसिफाइड लिमिट टाइम, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में जो है यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये कौन सा है, ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो RTOS यानी कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ पे मतलब ये ज़रूरी नहीं है किसी भी टाइम लिमिट में जो है कोई प्रोसेस जो है वो फिनिश नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑल दी टास्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। तो हार्ड रियल टाइम में क्या है, यहाँ पे जो टाइम लिमिट जो है यानी कि टाइम डेडलाइन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। तो ये थे इसके 2 टाइप्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारे आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, ये आपका CPU है, यानी कि ये आपका प्रोसेसर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करता है, यानी कि ये हर किसी यूज़र को यहाँ पे टाइम अलॉट किया जाता है। तो इसका मतलब इसको कोई मतलब
यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे प्रोसेस करानी होगी, तो इसके लिए एक टाइम स्लॉट मिलेगा, इसके बाद इसके लिए अलग टाइम स्लॉट मिलेगा, इसके लिए अलग टाइम स्लॉट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे टाइम जो है वो शेयर होता है। फॉर एग्जांपल हमें 1 आवर के लिए इस CPU को काम कराना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये हर किसी को 15-15 मिनट देगा अपने जो है काम यहाँ पे कराने के लिए। तो यहाँ पे टाइम जो है वो यहाँ पे शेयर होता है, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे प्रोसेसर, यानी कि जो प्रोसेसर जो है हम वो एलोकेट करते हैं, मतलब टाइम डिपेंडेंट फैशन में, यानी कि टाइम डिपेंडेंट होता है, यानी कि यहाँ पे हम टाइम जो है डिवाइड करते हैं, हर किसी यूजर को अपना अपना टाइम देते हैं और उसको एलोकेट करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेज। और कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब क्या है, प्रोसेसर, मेमोरी, जो भी आपको यहाँ पे उनको देना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाकी आप यहाँ पे खुद भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एक दो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूज़र इंटरफेस, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे यूज़र इंटरफेस की। यूज़र इंटरफेस होता क्या है, यूज़र इंटरफेस देखिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, हमारा सिस्टम है, और यहाँ पे एक यूज़र बैठा है। इसको क्या करना है, इसको इसके साथ इंटरेक्शन करनी है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको ये कोई डेटा देगा, डेटा क्या करना है, इसको डेटा यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रन हो जाएगा कोई प्रोग्राम, और हमें क्या चाहिए फिर यहाँ पे रिजल्ट हमें चाहिए, और वो रिजल्ट हम देखेंगे फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड भी होगा, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होगा, यानी कि ठीक है, यानी कि जिस टाइप का हम यहाँ पे डेटा इसको देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे इंटरेक्शन करता है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, यूज़र, ठीक है। तो ये ऐसे ही मतलब देखिए बातें तो ये यहाँ पे इससे नहीं कर सकता है, तो यह यहाँ पे क्या देगा, इसको इनपुट देगा यहाँ पे। तो उसके लिए जो है, इसके लिए यहाँ पे इसको कोई मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम तो यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे, तो यूज़र इंटरफेस क्या करता है, ये इसको फैसिलिटेट करता है, यानी कि फैसिलिटी देता है इसको, इस यूज़र को देता है फैसिलिटी की टू इंटरेक्ट विद दिस कंप्यूटर, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस क्या काम करता है, ये करता है एक फैसिलिटी, इस किसको मतलब देता है, इस यूज़र को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू इंटरेक्ट विद दिस कंप्यूटर। तो इसके बगैर हम इंटरेक्शन इसके साथ नहीं कर सकते यूज़र इंटरफेस के साथ, मतलब कंप्यूटर के साथ, किसके बगैर, यूज़र इंटरफेस के साथ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर यहाँ पे यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे, यूज़र इंटरफेस है जो है ये दो टाइप्स के, एक तो होता है हमारा GUI, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे CLI, जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, दो टाइप्स के इंटरफेस हैं, GUI और दूसरा कौन सा है, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए अगर हम GUI की बात करेंगे, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक पर्सन को क्या करता है, एनेबल करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो इसकी वजह से क्या करता है ये, यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इट हेल्प्स यूज़र टू कम्युनिकेट विद किसके साथ, कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ होता है, यहाँ पे सिंबल्स मतलब यूज़ होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं। इसी तरह विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे पिक्चर्स यूज़ हो सकते हैं, किसके साथ, कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको JKSB का यहाँ पे फॉर्म भरना है, क्या भरना है, JKSB का फॉर्म। तो यहाँ पे आता है सीधे आपको यहाँ पे क्या, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर, क्लिक हियर, डू दिस एंड डू दिस। देखिए यहाँ पे मतलब हर कोई यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ क्या, सिंबल्स, ठीक है। तो ये सारा जो है इसको कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, एक तो प्रोग्राम्स एक तो सिंबल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, इसी तरह पिक्चर्स यूज़ होते हैं, इसी तरह पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट GUI यानी कि फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो किसने डिज़ाइन किया था, वो किया था जीरोक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जीरोक्स कॉरपोरेशन ने फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट GUI बनाया था। और इसका नाम क्या था, उसका नाम था एल्टो क्या था, एल्टो था फर्स्ट GUI, और इसको किसने बनाया था, इट वाज क्रिएटेड बाय जीरोक्स कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट GUI कौन था, वो था विंडोज़ 1.0,
विंडोज़ 1.0। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ज़ेरोक्स कॉर्पोरेशन और GUI की फुल फॉर्म और GUI की फंक्शनिंग क्या है। इसी तरह दूसरा क्या है, CLI में क्या होता है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब कमांड्स की हेल्प से, कमांड यानी कि यहाँ पे हम कमांड्स देते हैं, क्या देते हैं, कमांड्स टू कम्युनिकेट विद दिस कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टास्क करनी है, यानी कि मुझे कोई काम कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कोई कमांड दूंगा, मैं कोई यहाँ पे कमांड दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा रन दिस प्रोग्राम, रन दिस प्रोग्राम, या कोई और जी मतलब C++ या जावा की जो भी कमांड होगी वो, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा शो आईपी, यानी कि मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेगी अपने सिस्टम की। ठीक है, तो ये सारा जो है इसको ये किसके अंडर आता है, ये आता है CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, कमांड्स की हेल्प से यहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, अपने कंप्यूटर के साथ। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखिए जो आपका डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। कभी कभार पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज द CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर क्या होगा, MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूसरा एक यहाँ पे कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग मैंने ऑलरेडी बताया, बूटिंग क्या होता है, बूटिंग होता है यानी कि अपने कंप्यूटर को जो है ऑन करना। ठीक है, बूटिंग इज द स्टार्टिंग अप ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। देखिए बूटिंग जो है ये दो टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की, एक तो है कोल्ड बूटिंग और दूसरी क्या है, दूसरी है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड एंड वार्म बूटिंग। ठीक, अगर हम यहाँ पे कोल्ड बूटिंग की बात करेंगे, देखिए व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन आफ्टर इट इज़ बीन कंप्लीटली शट डाउन, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे थे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे काम करने के बाद अपने सिस्टम को आपने शट डाउन किया, तो उसके बाद शट डाउन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको फिर से काम पड़ा, आपने इसको क्या किया, ऑन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट हुआ फ्रॉम शट डाउन स्टेट। तो इसको कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं यानी कि रिस्टार्ट करना। जब हम रिस्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, उसको कहा जाता है वार्म बूटिंग, यानी कि व्हेन ए कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द देखिए अगर हम यहाँ पे वार्म बूटिंग की मतलब यहाँ पे कमांड एक आती है, यानी कि कंट्रोल यानी कि शॉर्टकट की Ctrl+Alt+Delete, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी कि ये हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम वार्म बूटिंग यहाँ पे होती है। तो वार्म बूटिंग अगर हम देखेंगे इन शॉर्ट ये क्या होता है, जब हम अपने कंप्यूटर जो है क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मतलब समझना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो इसके बाद एक और कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो मेनली कितने हैं, मेनली है तीन, यानी कि फर्स्ट वन है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में कौन से आते हैं, जो हमारी मशीन लैंग्वेज जो है वो इसी में आती है, मशीन लैंग्वेज। और आती है हमारे यहाँ पे कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों क्या है, ये दोनों है लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो इसी तरह जो दूसरे वो कौन से, मिड लेवल लैंग्वेज, यानी कि मीडियम हम यहाँ कह सकते हैं मीडियम लेवल लैंग्वेज। और मीडियम लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है, इसमें आती है हमारी सी लैंग्वेज। और तीसरे यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है हमारा, जैसे जावा आती है, इसी तरह C++ आती है, इसी तरह पाइथन आती है। तो ये सारी क्या है, ये सारी हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट अगर हम देखेंगे, जावा स्क्रिप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये भी क्या है, ये सारी क्या हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए जब भी हम कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम हम देते हैं किसको, कंप्यूटर को देते हैं क्या देते हैं, हम इसको देखते हैं कोई भी प्रोग्राम। और हमने प्रोग्राम लिखा, आप मान लीजिए जावा में हमने कोई प्रोग्राम लिखा और हम फीड करते हैं वो किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये आप यहाँ पे समझिए। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये इस जावा पावा को नहीं समझता, ये किसको समझता है, ये समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 and 1 को ये समझता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर होगा। क्या होगा, प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर है जो इस जावा को करेगा किसमें कन्वर्ट, इसको करेगा ये 0 and 1 में कन्वर्ट, यानी कि मशीन लैंग्वेज में इसको ये कन्वर्ट करेगा। और उनको कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो इनको कन्वर्ट करता है। उनको कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनको कहा जाता है। देखिए मेनली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मेनली हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं।
एक है हमारा असेंबलर। असेंबलर के एक है, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर करता है हमारे असेंबली लैंग्वेज इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो असेंबली लैंग्वेज किसको करता है कन्वर्ट, असेंबली लैंग्वेज को करता है मशीन लैंग्वेज में। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर और तीसरा क्या है यहाँ पे, कंपाइलर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करता है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच डिफरेंस देखेंगे, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन जो हमारा प्रोग्राम है उसको चेक करता है, यानी कि एरर्स फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्रोग्राम है, तो इसमें ये 3 लाइन में हमने ये लिखा, तो ये लाइन बाय लाइन चेक करेगा कौन, इंटरप्रेटर। तो ये इस वजह से क्या, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर हम कंपाइलर की बात करेंगे, तो ये क्या करता है, ये वन गो में पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे चेक करता है और एरर्स यहाँ पे बताता है क्या क्या एरर है आपके प्रोग्राम में। तो कंपाइलर क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और इंटरप्रेटर जो है ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखिए, और एक यहाँ पे कंसेप्ट आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड क्या होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम ट्रांसलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, मशीन लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट किया। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, ये क्या है, ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड इसको कहा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये होता है ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन जो क्या लिखता है, प्रोग्राम लिखता है, कोई भी प्रोग्राम लिखता है किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रोग्रामर। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसको कहा जाता है प्रोग्रामर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, अब अगर यहाँ पे एक और कंसेप्ट है यहाँ पे सोर्स कोड का। सोर्स कोड होता क्या है, सोर्स कोड। ठीक है, कोई प्रोग्रामर है, इसने क्या लिखा, इसने कोई प्रोग्राम लिखा, तो इस प्रोग्राम का जो क्या है, फंडामेंटल पार्ट है, क्या है, फंडामेंटल पार्ट, उस फंडामेंटल पार्ट को कहा जाता है यहाँ पे सोर्स कोड। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज सोर्स कोड, तो सोर्स कोड इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो भी कोई प्रोग्रामर यहाँ पे लिखता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आएगा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ये क्या है, ये है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड क्या है। देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ कंप्यूटर नेटवर्क जो है, इसमें भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं ये क्या है। ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं मेनली कौन कौन से, एक तो है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, इसी तरह है एक और है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, और इसी तरह एक और है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये सारे आपको याद रखना है। देखिए, अगर हम लेन की बात करेंगे, तो लेन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये क्या है, ये एक नेटवर्क एरिया जो यानी कि स्मॉल स्पेस के अंडर जो है यहाँ पे आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोई बिल्डिंग है, क्या यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे इस बिल्डिंग में आपका वाईफाई लगा है, क्या लगा है, वाईफाई। और यहाँ पे इस बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये 50 एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, इसके साथ कनेक्ट होंगे फॉर एग्जांपल, और ये क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे इस वाईफाई के साथ। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क बन जाता है, इसको हम कहते हैं लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल हम चले जाएंगे यहाँ से 100 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, अगर हम यहाँ पे मतलब बात करेंगे 1 किलोमीटर यहाँ से दूर चले जाएंगे, तो ये यूज़र जो है ये इनसे फिर इस वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये इस रेंज के बाहर चले जाएंगे। तो जो ये वाला एरिया है जहाँ तक इसकी नेटवर्क होगी, तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो यानी कि स्मॉल एरिया यहाँ पे कवर करता है, क्या करता है कवर, स्मॉल एरिया। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक ऑफिस में यानी कि कंपनी में, या अगर स्कूल क्या हमारे होम की यानी कि घर की अगर हम बात करेंगे, सो इट एग्जिस्ट्स विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी कि होम नेटवर्क भी इसको कहा जाता है, ऑफिस नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डेटा स्पीड जो है, द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज हाई, यानी कि रेंजिंग फ्रॉम 100 Mbps टू 1000 Mbps। तो ये क्या है, लेन लाइन के
लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके बाद आता है कि हमारा मेन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये भी क्या है, ये भी एक हाई स्पीड नेटवर्क है दैट सेपरेट्स ओवर जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि अगर जो किस में होती है, किसी सिटी में होती है, यानी कि टाउन की हम बात करेंगे, यानी कि कोई भी जो एरिया यहाँ पे है ये यहाँ पे बहुत बड़ा है, कितना बड़ा, यानी कि अगर यहाँ पे एक सिटी को यहाँ पे कवर करता है या यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी टाउन को यहाँ पे अगर ये कवर करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे मोबाइल टावर की बात करेंगे, कोई मोबाइल टावर है फॉर एग्जांपल, ये एक पूरे टाउन को क्या करते हैं यहाँ पे कवर करते हैं, तो इन ये मोबाइल जो होते हैं इसमें, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके साथ कनेक्ट, इस टाउन के या इस यहाँ पे हम बात करेंगे इस मेट्रो सिटी के। तो इस नेटवर्क को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इट इज़ सेटअप बाय कनेक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस टाउन में एक ऑफिस है, इसमें दूसरा ऑफिस है, इसमें तीसरा ऑफिस है, इसमें फोर्थ है, यानी कि इसमें फिफ्थ ऑफिस। तो अगर हम यहाँ पे ये ऑफिस देखेंगे, ये क्या है, ये एक लेन है, क्या है, लेन है, और इन लेन्स को यानी कि इन 5 लेन्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एक मेन है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस टाउन में। ये मान लीजिए एक टाउन है और इस टाउन में इनके बहुत सारे ऑफिस हैं इसी टाउन में, तो जब ये लेन्स जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये फॉर्म करेंगे एक वेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको मतलब ये याद रखना है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे केबल टीवी नेटवर्क की, या इसकी जो डिस्टेंस होती है 5 to 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये मतलब डेटा जो है ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि केबल नेटवर्क की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या है, ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। इसके बाद आता है वेन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर हम यहाँ पे हमारे इंटरनेट की बात करेंगे, हमारा इंटरनेट क्या है, वो एक वैन है। तो ये क्वेश्चन आया था आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, जो इंटरनेट है ये क्या है, ये एक वैन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा जियोग्राफिकल एरिया आता है, यानी कि इसमें एक स्टेट भी आ सकती है, इसमें एक कंट्री भी आ सकती है, इसमें एक यानी कि पूरा वर्ल्ड भी आ सकता है, ठीक है। तो वैन एक्सटेंड्स ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, इट इज नॉट कन्फाइंड विद इन ऑफिस, स्कूल या टाउन, एंड इट इज मेनली सेटअप बाय टेलीफोन लाइन्स या फाइबर ऑप्टिक के जरिए यहाँ पे जो है कनेक्शन होते हैं, या सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अप टू 50 किलोमीटर का एरिया जो है वो भी इसमें आ सकता है, यानी कि वायर इज वैम कवर्स डिस्टेंसेस लार्जर देन 50 किलोमीटर्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और है मैन, यानी कि मैन हमने ये भी देखा, हाँ मैन जो है, मैन कब तक मतलब किस डिस्टेंस तक कवर करते हैं, मैन इनके मेट्रोपॉलिटन 50 किलोमीटर्स तक यहाँ पे कवर करते हैं। लेकिन जो कौन सा होता है यहाँ पे वैन, ये यहाँ पे वैन एक्चुअली वैन जो है ये मोर देन 50 किलोमीटर यानी कि 1000 किलोमीटर्स तक भी ये कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा नेटवर्क बन जाता है। तो हमारा राउटर जो नेटवर्क जो है, नेटवर्क क्या हमारा है, यानी कि वैन नहीं सॉरी यहाँ पे इंटरनेट की अगर हम बात करें, सॉरी इंटरनेट हमारा क्या है, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, देखिए। और यहाँ पे जो डिवाइस है, यहाँ पे क्या क्या यूज़ होते हैं, स्विच यूज़ होते हैं, राउटर्स यूज़ होते हैं, फायरवॉल्स यूज़ होते हैं, मॉडेम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो देखिए अगर कोई डिवाइस है यानी कि यूज़र को अगर हमें करना क्या है, ये एक इंटरनेट सर्विस है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो ये है यूज़र को देना हमें क्या, इंटरनेट। तो ये किस डिवाइस के हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए यूज़ हम करते हैं मॉडेम। तो मॉडेम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था VLW में कि कौन सा डिवाइस जो है कनेक्ट करता है एक यूज़र को किसके साथ, इंटरनेट के साथ, वो होता है मॉडेम। तो मॉडेम कनेक्ट्स एंड यूज़र विद द इंटरनेट, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे राउटर की बात करेंगे, राउटर देखिए स्विचेस जो है ये लैन में प्रेजेंट होते हैं, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में ये प्रेजेंट होते हैं। और राउटर्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क है, ये दूसरी नेटवर्क है, इनको अगर आपस में हमें कनेक्ट करता है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राउटर। तो इस राउटर के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे यानी कि डिफरेंट नेटवर्क यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ वेन देखेंगे, इंटरनेट, US डिफेंस डिपार्टमेंट, स्टॉक नेटवर्क्स एक्सचेंज, इसी तरह रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं वेन इनके वाइड एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर वायरस, ये भी आपके सिलेबस में, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन क्या है, तो कंप्यूटर वायरस है क्या, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे बात करेंगे कंप्यूटर वायरस की अगर हम यहाँ पे पहले फुल फॉर्म हम देखेंगे वायरस की, तो वायरस की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, SIEGE,
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंप्यूटर की वायरस की डेफिनेशन क्या होती है, तो कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन यही है, ये एक हम यहाँ पे देखेंगे ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपके कंप्यूटर को यहाँ पे अटैक करता है, यानी कि आपके फाइल्स यानी कि आपके डेटा को यहाँ पे अटैक करता है, उसको करप्ट करता है, या मतलब जिस इंटेंशन से भी जो कंप्यूटर वायरस जो सिस्टम में डाला गया हो, तो वो वहाँ पे वो काम करता है। यानी कि मेनली क्या करता है, ये अटैक करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है, कौन, वायरस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मतलब वायरस हैं, और एंटीवायरस क्या होता है, जो डिटेक्ट करता है इस वायरस को और उसको फिर मतलब कंप्यूटर को हार्म करने से रोकता है, जैसे एवास्ट है, क्विक हील है, मैकफी है, कैस्परस्क है, नॉर्टन है। तो इन सारी ये सारे जो है इनकी कंपनीज आप एक बार देख लेना, क्योंकि पिछले बार नॉर्टन जो है उसकी कंपनी का पूछा गया था कि किस कंपनी का ये एंटीवायरस है। तो ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो वायरस होते हैं ये होते हैं सेल्फ कॉपीड, क्या होते हैं, यानी कि ये खुद ही क्या करते हैं, कॉपीज अपनी बनाते हैं, क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की बात करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन था, वो था क्रीपर, CREEPR, क्रीपर क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्म क्या होती है, वर्म भी एक मालवेयर है। क्या है, ये एक मालवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर की फुल फॉर्म है कि मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर के अंडर आता है फिर कंप्यूटर वायरस, वर्म, ये सारे आते हैं। और वर्म जो है ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करती है। इसी तरह एक और है फिर ट्रोजन हॉर्स, ये सारा आपने मतलब पढ़ा होगा। ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, ये भी एक मालवेयर है, लेकिन ये नॉन रेप्लिकेटिंग, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ये नॉन रेप्लिकेटिंग, ठीक है। और एंड अगर यहाँ पे देखेंगे जो ट्रोजन हॉर्स जो है ये यहाँ पे क्या करता है, फॉर एग्जांपल जब भी किसी कंप्यूटर में घुस जाता है तो जो यूज़र होता है उसको लगता है शायद ये डिज़ायरेबल फंक्शन के लिए होता है, लेकिन अगर हम इंस्टेड मतलब ये क्या करता है, ये एक अनऑथराइज्ड एक्सेस देता है किसको, मतलब जो यूज़र होता है, मतलब यहाँ पे ये जो अनऑथराइज्ड जो यूज़र होता है उसको एक्सेस यहाँ पे दे जाता है। यानी कि ये यहाँ पे क्या करता है, ये अपियर करता है टू परफॉर्म ए डिज़ायरेबल फंक्शन बट इंस्टेड फैसिलिटेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ये इसको क्या देता है, किसी और को देता है, क्या, अनऑथराइज्ड एक्सेस देता है, ठीक है। तो मेनली ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन रेप्लिकेटिव, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि वायरस जो है ये कैसे यहाँ पे प्रोपेगेट होते हैं, यानी कि नेटवर्क में ये कैसे आ जाते हैं, किसी भी सिस्टम को ये कैसे अटैक करते हैं, यानी कि फिजिकल मीडिया के थ्रू। जब भी हम कोई पेन ड्राइव लगा दें, USB ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव लगा दें किसी भी सिस्टम में, तो उसके थ्रू ये फैल जाता है। इस तरह ईमेल के थ्रू आता है, मेलिशियस इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो आते हैं ईमेल के थ्रू। फाइल शेयरिंग जब हम करते हैं वेबसाइट से, जब भी हम कोई मेलिशियस वेबसाइट ओपन करते हैं उसके थ्रू अटैक होता है वायरस का। इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग या किसी भी नेटवर्क के थ्रू या USB ड्राइव्स के थ्रू। तो ये सारी क्या है, ये सारे हैं मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वायरस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ वायरस, ओवरराइट वायरस है, मैक्रो वायरस, बूट वायरस, रेजिडेंट वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस, इसी तरह मल्टी पार्टाइट वायरस, इसी तरह फाइल इन्फेक्टर वायरस। तो देखिए ये सारे आप एक बार पढ़ लेना खुद ही। तो अब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो ये सारे वायरस आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पिछली बार आया था टाइप्स ऑफ वायरस पे क्वेश्चन। तो इसके बाद आते हैं कंप्यूटर वर्म। हमने भी देखा, ये क्या होता है, ये होता है रेप्लिकेटिंग, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेट यहाँ पे करते हैं, तो इसलिए ये हार्ड होते हैं डिटेक्ट करना। इस तरह ट्रोजन हॉर्स भी हमने देखा, ये भी क्या है, ये भी एक मालवेयर है, लाइक वायरस और वर्म, जैसे वायरस है वर्म है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये भी क्या है, एक किस्म का वायरस ही होता है, जो कि क्या होता है, ये नॉन रेप्लिकेटिंग होता है। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मतलब ट्रोजन हॉर्स जो है, मतलब यहाँ पे लगता है कि ये डिज़ायरेबल फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, उसके बजाय ये फैसिलिटेट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस किसका, कंप्यूटर का किसी दूसरे को। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैविटी वायरस है, इसी तरह कंपेनियन वायरस है, ये सारे आप एक एक मतलब ये पढ़ लेना, ठीक है। तो इसी तरह है पॉलीमॉर्फिक वायरस है, रैबिट वायरस है, स्टील्थ वायरस है, ये सारे आप देख लेना एक बार, ठीक। आई होप ये आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ वायरस देखें तो आपको कैसे लगेगा, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई इंसान बीमार हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं इसको जो है कौन सी बीमारी लगी, तो हम देखते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो इसी तरह जो है वायरस अटैक के जो हैं क्या होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, फ्रीक्वेंट पॉपअप्स, यानी कि हार्ड ड्राइव इशू हो जाते हैं,
अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो जाते हैं, यानी कि कभी कभार खुद ही कोई साइट खुल जाती है, कोई मतलब प्रोग्राम बंद हो जाता है खुद ही, यानी कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, या इसी तरह अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं आपके कंप्यूटर पे। तो ये सारे क्या है, ये सारे सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है काउंटर मेजर्स और मिटिगेशन। तो इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, यानी कि ओवरटेक यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इन वायरस को हम फिर कैसे कर सकते हैं। देखिए, या तो हम एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जो कि फिर देखेगा यानी कि इसको अंदर यानी कि घुसने नहीं देगा। इसी तरह फायरवॉल जो है, फायरवॉल भी हम यूज़ करते हैं, ये एक नेटवर्क को बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी नेटवर्क है, यहाँ पे क्या है, ये इंटरनेट नेटवर्क, और ये आपका डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ से क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कोई जो है साइट यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो, आपको कोई भी डेटा चाहिए, तो यहाँ से कुछ भी डेटा वापस आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा होता है फायरवॉल, और फायरवॉल जो है, फायरवॉल यहाँ पे चेक करता है मतलब वायरस के लिए। अगर वायरस होगा तो उसको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मतलब होता कैसे। तो फायरवॉल यहाँ पे जो अननेसेसरी डेटा जो होता है उसको यहाँ पे स्टॉप करता है, उसको ये अंदर यहाँ पे मतलब आने नहीं देता है। तो यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है। और फायरवॉल जो है ये हार्डवेयर भी हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, ये हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फायरवॉल एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन कम्युनिटी एंड पोटेंशियल थ्रेट्स प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एडमिशन। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई चाहता है आपके सिस्टम को यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहता है, यानी कि आपके सिस्टम को एक्सेस मतलब क्या करना चाहता है, यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है। तो फायरवॉल क्या करेगा, ये इसको स्टॉप करेगा, यानी कि इसको एक्सेस नहीं देगा आपके सिस्टम का। इसी तरह पेज मैनेजमेंट, ईमेल फिल्टरिंग, इसी तरह बैकअप एंड रिकवरी, इसी तरह सिक्योरिटी अपडेट्स कराना, ठीक है, आपके सिस्टम का, आपके सॉफ्टवेयर्स का। तो ये सारे क्या है, ये है काउंटर मेजर्स एंड मिटिगेशन। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन दैट डिफेंड्स कंप्यूटर्स, यानी कि ये डिफेंड करता है कंप्यूटर्स फ्रॉम मॉलवेयर, यानी कि वायरस से, कंप्यूटर वर्म से, तो इन सब से इसको बचाता है। तो एंटीवायरस ये क्या करता है, ये स्कैन करता है आपके कंप्यूटर को फॉर वायरसेस, ठीक है, एंड फाइंड्स देम एंड रिमूव्स देम, और उनको फिर रिमूव भी करता है। ठीक, तो ये सारा आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे टॉप 10 देखेंगे, नॉर्टन है, बिट डिफेंडर है, कैस्पर्स है, मैकफी है, वेबरूट है, सोफॉस है, एवास्ट है, पांडा है या बुलगार्ड है। तो ये सारे आप यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम आप याद रखना। तो पिछली बार आप पूछा गया था नॉर्टन जो है, नॉर्टन किस कंपनी का, तो यहाँ पे आप कंपनीज में एक बार देख लेना कौन सा जो है किस कंपनी का ये है। ठीक है, तो ये था आपका वायरस और एंटी वायरस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए, आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देखना सुपोफिंग क्या होता है, सुपोफिंग। इसी तरह सलामी टेक्निक, सलामी टेक्निक, तो ये आप देख लें। देखिए, अगर हम यहाँ पे सुपोफिंग की बात करेंगे तो ये क्या है, इट इज़ अ टेक्निक टू एसेस अनऑथराइज्ड डेटा। देखिए, सुपोफिंग क्या है, इसका मतलब रोल क्या होता है यहाँ पे, टू एक्सेस अनऑथराइज्ड डेटा, अनऑथोराइज्ड डेटा, यानी कि अनऑथोराइज्ड डेटा को क्या करना, एक्सेस करना यहाँ पे विदाउट कंसर्निंग टू द अथोराइज्ड यूजर, यानी कि उसको क्या करना, इन्फॉर्म करने के बगैर, यानी कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड जो है एक्सेस करना क्या डेटा। तो ये इसको कहा जाता है सुपोफिंग। और इसी तरह एक और है सलामी टेक्निक। तो सलामी टेक्निक क्या है, यानी कि अगर हम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी जो है वो डाइवर्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ मतलब अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लाख अकाउंट्स हैं किसी भी बैंक में। तो इस्लामिक टेक्निक में से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम हर इसी अकाउंट में से 2-2 रुपीज़ यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना अकाउंट मतलब अमाउंट बन जाएगा, बहुत अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगर हम पर यूज़र देखेंगे, पर यूज़र ये स्मॉल अमाउंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो ये फिर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 लाख है तो ये क्या मतलब बन जाएंगे, यहाँ पे 2 लाख रुपए बन जाएंगे। तो इस टेक्निक को कहा जाता है सलामी टेक्निक। तो सुपूपिंग और सलामी टेक्निक जो है ये आप याद रखना। इसी तरह हैकिंग, हैकिंग क्या होता है, हैकिंग होता है यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना, हैक करना, और फिर जो ऑथोराइज्ड यूज़र जो है वो इसे फिर एक्सेस नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंप्यूटर सिस्टम को क्या, जो हैकर क्या करता है, इसको हैक करता है, और फिर जो इसका लीगल यूज़र होता है, इसका लीगल यूज़र होता है यानी कि इसका ऑथराइज्ड यूज़र होता है, ये इसको फिर एक्सेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या करता है हैकर, फिर इससे डिमांड करता है, फिर मनी करता है डिमांड, और उसके बदले फिर ये इसको एक्सेस इसका दे पाता है। तो इसको कहा जाता है हैकिंग, और हैकिंग कौन करता है, ये करता है हैकर। और इसी तरह एक और है फिशिंग। फिशिंग, तो फिशिंग क्या होती है, यानी कि फिशिंग का मतलब इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अटेम्प्टिंग टू फ्रॉडलेंटली acquire sensitive information। फॉर एग्जाम्पल
फिशिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी यूज़र की जो है इंफॉर्मेशन है कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यानी कि पासवर्ड या डिटेल्स उनसे क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। यानी कि कोई भी मतलब क्या इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़र, फॉर एग्जांपल किसी को कभी मेल आ जाती है, कभी कॉल आ जाती है, इनसे फिर पूछा जाता है अपने आपके नंबर पे ये आया है, OTP आया है, आपका आधार कार्ड नंबर बताइए, आपका ये, यानी कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिशिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो आई होप यहाँ पे ये सारा कुछ समझ आया होगा। तो ये आप एक बार ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इनके नाम आप याद रखना। तो इसके बाद आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपको पता है ऑलरेडी, ये क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस वर्ल्ड विद ईच अदर। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है जो आपकी बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट यूज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, यानी कि ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ये करता है TCP यानी कि IP। TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यही प्रोटोकॉल ये यूज करता है कौन, इंटरनेट, टू ट्रांसफर डेटा। ठीक है, to connect billions of computer users worldwide. It is set up by using cables such as optical fibers हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए आप पूरा वर्ल्ड है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट यूजर्स को जो है यानी कि डेटा सेंटर्स को यहाँ पे यूजर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, इन ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम यहाँ पे इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी कि रफली मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। या कोई भी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, यानी कि सैटेलाइट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव लिंक्स हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, ये एक वैन है, क्या है, वैन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है जिस पे हम मिलियंस या बिलियंस ऑफ यूजर्स को यहाँ पे, कंप्यूटर्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब अगर यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है। द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेब एंड इंटरनेट आर फंडामेंटली डिसिमिलर। ये क्या डिसिमिलर है फ्रॉम वन अनदर बिकॉज वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वेब क्या है, वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन देट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंटरनेट। तो वेब क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट यानी कि यूजिंग इंटरनेट। वायरस इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। तो वेब क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम मतलब कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी इसको कहा जाता है। ऑन द इंटरनेट देर आर बिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर, देखिए अब अगर हम वेब ब्राउजर की बात करेंगे, वेब ब्राउजर में क्या क्या आता है, गूगल हमारा वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम है, इसी तरह फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे क्या हैं, इनको कहा जाता है वेब ब्राउजर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साइट जो है वो यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी साइट हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक करना हो, इंस्टाग्राम करना हो, या कोई भी एजुकेशनल साइट आपको यहाँ पे ओपन करनी हो, वो हम इन वेब ब्राउजर्स के थ्रू हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कोई भी डेटा। तो इसमें आता है मेनली गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस तरह अगर हम सर्च इंजन की बात करें, सर्च इंजन में क्या क्या आता है, सर्च इंजन में आता है आपका गूगल आता है, इसी तरह आपका याहू आता है। ये क्या है, ये है सर्च इंजन। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर है इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल। इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल कौन कौन, देखिए मेनली 3 प्रोटोकॉल है। एक तो TCP IP, इसी तरह फाइल ट्रांसफर कंट्रोल FTP, इसी तरह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP। तो ये क्या है, ये है कनेक्शन प्रोटोकॉल। देखिए TCP ये मोस्ट पॉपुलर जो है, इसी के जरिए यानी कि विद द हेल्प ऑफ TCP जो हम डेटा क्या करते हैं, सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वो इसी की वजह से होता है, किसकी, TCP यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल की वजह से। इसी तरह अगर हमें कोई फाइल या डॉक्यूमेंट हमें शेयर करना हो, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना। इस तरह HTTP इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू मूव हाइपर टेक्स्ट बिटवीन 2 or more कंप्यूटर्स और अदर डिवाइस। लिंक कैन बी मेड यूजिंग HTML टैग्स एंड कैन बी, देखिए इसमें एक हाइपर लिंक वगैरह वो सर आप पढ़ लेना। ठीक है, हाइपर लिंक क्या होता है, इसी तरह बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क क्या आता है, या आप इंटरनेट पे सर्च करें। इसी तरह आप पढ़ना, इसमें कुकीज़ जो है, कुकीज़ क्या होते हैं, ये सर आप पढ़ लेना। HTTP पढ़ लेना। ठीक है, इस तरह HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आप पढ़ने ला, ये सारे कंसेप्ट जो है ये सारे आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम। इसके बाद है मतलब एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेज क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग हम कर सकते हैं, डायरेक्शन यानी कि GPS। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये सर हम यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पेइंग, बिलिंग, पेमेंट्स हम दे सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन सेलिंग, वर्क फ्रॉम होम, एंटरटेनमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरियर बिल्डिंग, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो ये सारे आप एक बार पढ़ लेना। तो इसी तरह अगर हम डिसएडवांटेज देखेंगे, टाइम वेस्टेज,
अगर हम मतलब बैड वे में यूज़ करेंगे, बैड इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ, आइज़ पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, साइबर क्राइम इससे बढ़ गए, ठीक है, यानी कि वायरसेस हैकिंग हो जाती है, फिर डिमांड करते हैं पैसे, ये सारा इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, तो पढ़ाई पे असर पड़ जाता है, उनकी हेल्थ पे असर पड़ जाता है। इसी तरह बुलिंग एंड सेपरेटिंग नेगेटिविटी यहाँ पे सेपरेट करने के लिए सोशल मीडिया पे, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो फाइनली आपका जो टॉपिक है वो है ईमेल, ठीक है, तो ईमेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिशिंग हमने ऑलरेडी देखा क्या है, स्पैमिंग क्या है, रैनसमवेयर, ये सारा आप यहाँ पे देख लेना, एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो 3 प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे देख लेना, STMP सिंपल ट्रांसफर मेल प्रोटोकॉल, इसी तरह IMAP, इसी तरह पॉप, देखिए ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार इसमें मतलब पढ़ लेना, ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे देखना, इस पे आया था क्वेश्चन, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इसी तरह इंटरनेट मैसेज कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए अगर हम सिंपल SMTP की बात करेंगे, इट इज़ यूज्ड टू सेंड मेल्स ओवर द इंटरनेट, तो ये आपको याद रखना है। SMTP इज एन एप्लीकेशन लेयर एंड कनेक्टिव, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये आप याद रखें, इट इज़ यूज्ड टू सेंड मेल्स। SMTP इज एफिशिएंट एंड रिलायबल फॉर सेंडिंग, तो मेल सेंड करने के लिए कौन सा होता है यूज़, SMTP यहाँ पे यूज़ होता है। तो SMTP ये TCP यूज़ करता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है। तो इट हैंडल द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज बिटवीन ईमेल सर्वर्स और TCP नेटवर्क, तो मेल सेंड करने के लिए कौन सा है, SMTP। इस तरह अगर हम पॉप की देखेंगे, पोस्ट ऑफिस कंट्रोल, इसका वर्जन कौन सा है, 3 यानी कि 03 पॉप 3, तो वो इसका वर्जन है। इज यूज टू रिट्रीव मेल फॉर ए सिंगल क्लाइंट, तो रिट्रीव अगर मेल करना हो तो उसके लिए कौन सा है, फॉर रिट्रीविंग है कौन, पॉप, और सेंड करने के लिए है SMTP। पॉप 3 वर्जन इज अ करंट वर्जन, ठीक है। इट इज ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इट अलाउज टू एक्सेस द मेल ऑफलाइन, देखिए अगर आप ऑफलाइन क्या कर सकते हैं, अपने मेल को क्या करना चाहेंगे, ऑफलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। एंड नीड्स लेट्स इंटरनेट टाइम, तो इसी तरह फिर IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लेना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज टू रिट्रीव मेल्स फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देयर आर सेवरल IMAP वर्जन, IMAP 1, IMAP 2, IMAP 3, IMAP 4, तो ये सारे वर्जन भी आप देख लेना, ठीक है। It allows multiple mailboxes to be created on multiple mail servers and allows concurrent access। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंडर है, ये है सेंडर, और यहाँ पे क्या है, ये रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर। तो यहाँ पे कौन सा सेंड करने के लिए रिक्वायर है, मतलब रिक्वायर्ड है यहाँ पे प्रोटोकॉल SMTP, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे पॉप और IMAP, ये किसके लिए, मेल रिसीव करने के लिए, ये दो यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। सेंड करने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए पॉप और IMAP, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो IMAP कब, जब आपके मल्टीपल यहाँ पे यूजर्स होंगे। देखिए आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल इज रिट्रीव मेल्स फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, और फाइनली क्या है, एक और है इसमें PDF। तो PDF के यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF इज मोस्टली यूज्ड फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय, ये, और इसको डेवलप किसने किया है, एडोब ने PDF को डेवलप किया इन 1990, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। और PDF का जो एक्सटेंशन क्या है वो .pdf इसका एक्सटेंशन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा है PDF के, ये भी आप यहाँ पे पढ़ना, PDF में क्या क्या मेनली इसमें ये है, एक तो डेवलप किसने किया और इसकी फुल फॉर्म क्या है, और एक्सटेंशन क्या है इसका, इसका एक्सटेंशन है .pdf। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे MCQs जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अब तक क्या पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे मतलब अगर हम ज़्यादा भी डिस्कस करेंगे ना, तो ये मतलब इम्पॉसिबल है पूरा ये एक ही लेक्चर में अब क्लोज हो जाएगा। तो ये कम से कम 2-4 लेक्चर्स में हो सकता है क्लोज, लेकिन अब ये आप समझिए वो क्रैश कोर्स जैसा है आपके लिए, मतलब रिवीजन के लिए था ये लेक्चर आज का, जो इसका फर्स्ट और सेकंड है। तो अब हम यहाँ पे कुछ MCQs देखेंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये होते हैं फ्री, यानी कि इनको जो यूज़र है इजीली, मतलब अगर सोर्स कोड होगा तो यहाँ पे इसको चेंज भी किया जा सकता है, इसके कोड को, यानी कि इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। यहाँ पे फ्रीली जो इसका प्रोग्रामर है
ये फ्रीली अपने यूज़र को यहाँ पे देता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। और प्रोपराइटरी जो है उसको उसके लिए मतलब पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये है मेन डिफरेंस। देखिए, इट इज़ ऑलवेज फ्री ऑफ चार्ज, द सोर्स कोड इज freely available and can be modified. It is always developed by large corporations, और it is never used in commercial applications. तो हमें बताना है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका। देखिए, और जो ये है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ज़रूरी नहीं है ये हमेशा फ्री हो। देखिए, अगर फ्री होगा भी, लेकिन मतलब स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे प्रोग्रामर जो है वो डिमांड करता है मनी का। ठीक है, तो यानी कि ये कभी कभार फ्री भी हो सकता है, कंप्लीटली फ्री भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार यहाँ पे क्या है, स्मॉल पेमेंट्स जो है वो भी यहाँ पे प्रोग्रामर मांग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो प्राइमरी जो फीचर है, यानी कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो ये है कि इसका सोर्स कोड जो है ये फ्रीली अवेलेबल होता है, और ये यूज़र जो है इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर भी क्या करेक्ट आंसर। देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर फायरफॉक्स। देखिए, जो वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स का एक वेब ब्राउजर है, ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। तो ये जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये है मोजिला फाउंडेशन का, यानी कि मोजिला इसको कहा जाता है, मोजिला फायरफॉक्स भी इसको कहा जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द प्रेम, ये ये इसका है MS वर्ड एक्सेस का है, यानी कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, वो हमने इसमें नहीं पढ़ा है, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी की इन MS एक्सेस, a unique identifier for a record, a way to format text, a type of report। इसका एक करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, a unique identifier for a record। ठीक है, ये आप देख लेना। व्हाट डज एसक्यूएल किसके लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। इसी तरह व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल स्लाइड इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका क्या है, इसका है स्लाइड आंसर। देखिए, अभी हमने देखा व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। MS ऑफिस आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अगर नहीं आएगा, मतलब चाहते हो कि हम उस पर एक सेशन लाएंगे, तो उसके लिए भी हम एक सेशन लाएंगे। व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, URL, ये आपके इंटरनेट का टॉपिक है, इंटरनेट में आता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट डज CC स्टैंड फॉर, ईमेल में CC का मतलब है कार्बन कॉपी। इसी तरह एक और BCC, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CCC का मतलब क्या है, जब हम किसी यूज़र को, मतलब जब हम दो यहाँ पे इनको मेल भेजते हैं, तो यहाँ पे हम CC में रखते हैं किसी दूसरे को भी, यहाँ पे यूज़र को भी। तो इसी तरह BCC एक और है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब भी क्या है, इसका मतलब है जब हम किसी यूज़र को मतलब हाइड करते हैं, क्या करते हैं, हाइड करते हैं। ये सारा किसमें है, ये सारा आपके ईमेल में, तो ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, गलत है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइनड टू डैमेज द और इन्फेक्ट कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। हाउ डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली सेपरेट, ये भी हमने अभी देखा, ये भी पढ़ा। थ्रो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड कंप्यूटर से, गलत है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं यहाँ पे। अलबत्ता फिजिकली अगर हम कोई भी डिवाइस, यानी कि USB ड्राइव इसमें लगाएंगे तब हो सकता है, या कोई भी डिवाइस जो है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फिजिकली इसके साथ। वाया ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड एंड इन्फेक्टेड फाइल, जो हमने देखा ईमेल अटैचमेंट के थ्रू सेपरेट होता है, तो ये करेक्ट है। थ्रू वायरलेस नेटवर्क ऑनली, तो ये ऑनली जो है बोल रहा है ना, ऑनली यहाँ पे गलत हो रहा है। तो अगर ये किया था कि थ्रू वायरलेस नेटवर्क, तो वो भी सही है, लेकिन इसने कहा इस ऑनली, तो ये भी गलत है, ऑनली नहीं है। तो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू भी होता है। बाय ओवर हीटिंग कंप्यूटर, ओवर हीटिंग करने से ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। तो इसी तरह एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस का इनमें से ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं, स्टीलिंग पर्सनल डेटा, ये है ऑब्जेक्ट इसका। स्लोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, ये भी है ऑब्जेक्ट इसका। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, तो ये गलत है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट। तो ये सेपरेट नहीं करता अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी जो है, ये अवेयरनेस सेपरेट नहीं करता है। डिलीटिंग और कॉर्बेटिंग फाइल्स, ये भी इसका मोटिव है, तो इसका मोटिव जो है वो कौन सा नहीं, वो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन सॉफ्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाय सिमेंटेक, तो सिमेंटेक का यहाँ पे कौन सा है वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो कौन, वो है ये नॉर्टन जो है, वो है नॉर्टन। तो नॉर्टन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटी फिशिंग इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फायर वाले यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो एनालिटिकल इंजीनियरिंग हमने कल देखा था ड्यूरिंग, ये भी हमने देखा कल। देखिए हाँ,
विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है वो SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो क्या करता है, ईमेल फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, हाँ इनमें से कौन सा जो है जो क्या करता है इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमने देखा। यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है यूजर इंटरफेस। इसके दो टाइप्स हैं, GUI और CLI, तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, क्या ये हमने डेफिनेशन पढ़ी यूजर इंटरफेस की, तो आप देख लेना। तो इनमें से और कौन कौन सा हमने क्वेश्चन पढ़ा अभी, व्हाट इज द पर्पज, देखिए एल्गोरिदम, देखिए एल्गोरिदम के हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें ये सॉल्व करने, हम क्या लिखते हैं स्टेप 1, तो स्टेप 1 में ऐसे करिए, स्टेप 2 में ऐसे करिए, स्टेप 3 में ऐसे करिए। तो यहाँ पे हम स्टेप्स में यहाँ पे देते हैं एक प्रोसीजर देते हैं एल्गोरिदम में। तो एल्गोरिदम क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सोल्यूशन होता है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है किस एक प्रॉब्लम का। इसी तरह एक और है यहाँ पे, उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। हाँ, फ्लो चार्ट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम पिक्टोरियल डायग्राम देते हैं, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। पहले ये करना स्टेप 1 में, तो पहले स्टेप में फिर ऐसे दो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, तो इन दो में से आप वाई या नो चुनो। ठीक है, अगर आपने यस चुना तो ये रिजल्ट आएगा, अगर आपने नो चुना तो ये रिजल्ट आएगा। तो ऐसी जो है, ऐसी डायग्राम को, विजुअल डायग्राम को हम कहते हैं क्या, फ्लो चार्ट हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम का जो मेन जो पर्पज़ है, टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और क्या इसमें व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपाइलर, देखिए कंपाइलर भी हमने पढ़ा, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या करना, कन्वर्ट करना। देखिए कंपाइलर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम है, हमें क्या करना है, इसको हमें इसको मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है कि 0 and 1 उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंपाइलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी हमने अभी देखा, तो ये भी हमने कल देखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं ऑलरेडी, ये भी हमने पढ़ा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इन्फॉर्मेशन पास थ्रू सेंट्रल कंप्यूटर, देखिए इसका करेक्ट आंसर है स्टार, यानी कि अगर किसी सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू जो है सारा आपका डेटा यहाँ पे चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर, ये फोर्थ कंप्यूटर, तो सारा डेटा जो है, फॉर एग्जांपल इसको 1 को 1 2 3 4 है, 1 को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, 4 के साथ, तो ये किसके थ्रू चला जाएगा, इस सेंटर वाले कंप्यूटर के थ्रू चला जाएगा। और इसी तरह अगर 1 को 2 के साथ करना है कम्युनिकेट, तो ये भी चला जाएगा कहाँ से, इस जो सेंटर वाला जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके थ्रू चला जाएगा। तो इस ऐसे इसको कहा जाता है स्टार। अब अगर हम ये बस की बात करें, तो बस में ऐसे एक बस होती है, तो इसी पे लगे होते क्या, बहुत सारे कंप्यूटर्स, तो ऐसे ये बस के ज़रिए इसको कहा जाता है बस, तो इस बस के ज़रिए क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे और एक है मैश, तो मैश में क्या होता है, मैश में सारे जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स, तो इसको कहा जाता है मैश। ठीक है, इस तरह ये क्या है, ये था आपका स्टार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, इसका है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को हम ना टच कर सकते हैं ना हम इसको फील कर सकते हैं। तो ये भी हमने देखा था, ये भी हमने कल देखा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने कल देखा, ये भी देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसका है लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी क्या है, बाकी प्रोप्राइटरी। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन मेड नोटपैड, नोटपैड का जो क्या है एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन है text.txt। एक्सटेंशन का मतलब है ये हमें बताता है कि ये किस टाइप की जो फाइल है क्या है। इस तरह वर्ड का है .docs, इस तरह .ppt शायद किसका, पावर पॉइंट फाइल का। तो ये सारे आप एक्सटेंशन देख लेना। व्हाट डज FAT मीन, FAT का फुल फॉर्म क्या है, फाइल फॉर्मेट एट्रीब्यूट फॉन्ट, इसकी जो है वो है फाइल एलोकेशन टेबल, FAT फाइल एलोकेशन टेबल इसका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसके बाद एक यूज द फॉल्स स्टेटमेंट, यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन। ठीक है, जो भी हम डिलीट करेंगे फाइल वो रिसाइकल बिन में हम मिल सकते हैं हमें। यू कैन रिस्टोर एनी फाइल, तो वो रिस्टोर भी कर सकते हैं हम, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वापस भी हम ला सकते हैं। यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन इट वंस, तो हम राइट क्लिक करके इस को हम क्लीन भी कर सकते हैं।
यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स टू रिसाइकल बिन। देखिए अगर आप जो आपका स्पेस है किसकी डिस्क का, ये कह रहा है कि वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर हम अपनी फाइल्स को रिसाइकल बिन में सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी डिस्क है यानी कि कंप्यूटर मेमोरी है और ये हमारी रिसाइकल बिन है। ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे इन फाइल्स को ट्रांसफ़र करेंगे इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि वही मेमोरी जो है यहाँ पे ये भी यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत आंसर है। तो ये करेक्ट आंसर है सी। तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने देखा था प्रेजेंटेशन की फुल, ये क्या है, इसकी है Ctrl+M, शॉर्टकट किस लिए, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M। तो यहाँ पे गलत किया गया था, Ctrl+N, N मतलब शायद न्यू, तो ना Ctrl+M। तो ये सारे आप देख लेना ये वाले, हाँ यहाँ तक है बस। ये फिर जीके की क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए इसके बाद और भी क्वेश्चन है, ये भी आप एक बार देख लेना, मेमोरी का, वायरस का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं सारे क्वेश्चन ये। तो अगर कोई भी डाउट होगा इस सेशन के रिलेटेड तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का जो सेशन है ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है तो अब वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन जो है हमारा सेशन लगा होगा, मतलब इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।